नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरिजा study.9 पे। MA हिस्ट्री CBL यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए आगामी जो फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होंगे उनमें एंशियंट वर्ल्ड का जो पेपर है प्राचीन विश्व, इसमें पूछा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें हम आज देखते हैं स्टेट स्ट्रक्चर एंड टाउन प्लानिंग। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो स्टेट का स्ट्रक्चर था और जो उसकी टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में आज हम समझते हैं। शुरू करते हैं। ये आपका टॉपिक रहेगा फर्स्ट सेम MA हिस्ट्री एंशियंट वर्ल्ड का 3rd यूनिट से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता का जो एक क्वेश्चन है इसमें बनते हैं क्वेश्चन कौन कौन से। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगरी योजना पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन पर प्रकाश डालिए। तीनों क्वेश्चन हैं। अगर तीनों आपको दिखाई दें तो इसमें आंसर एक ही होगा जो अब हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सिंधु नदी की घाटी की खुदाई में अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है। इस सामग्री के अध्ययन ने इस सभ्यता के संबंध में अनेक तथ्य प्रकाश में लाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, व्यवस्थित वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट है नगर नियोजन, कि नगर का जो नगर नियोजन है यानी नगर किस प्रकार से बनाया गया, योजना के अनुसार बनाया गया। नियोजन मीन्स पहले से तैयार की गई योजना के अनुसार जो नगर बनाया गया वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता, और सुनियोजित सभ्यता भी किसको बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। ये भारतीय इतिहास में एक ऐसी बात है कि मान लो सबसे पहले जो सभ्यता भारत में विकसित हुई वो हुई कौन सी, सुनियोजित। ठीक है, सबसे पहले शहरी सभ्यता का विकास हुआ और उसके बाद कौन सी आई, ग्रामीण, जिसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि खुदाई में मिले अवशेष सुंदर नगर निर्माण योजना को प्रदर्शित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों ही बड़े नगर रहे थे। नगर सभ्यता की नगर योजना की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, सड़कें। खुदाई से प्राप्त स्थानों से पता चलता है कि नगरों के निर्माण की कला का उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था। रचना से पूर्व नगरों की निश्चित व सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी। नगरों में अधिकतर सब सड़कें बड़ी व चौड़ी हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मोहनजोदड़ो में एक सड़क 32 फीट की है जो नगर के ठीक बीच से गुजरने के कारण कोई राजमार्ग प्रतीत होता है। इसका उपयोग रथों व बैलगाड़ियों के लिए किया गया होगा। नगर की अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट है तथा अनेक गलियां भी हैं जिनकी चौड़ाई 4 फीट से कम नहीं है। मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। अब देखिए मकान। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने से पता चलता है कि इस काल के लोगों को भवन निर्माण कला की अच्छी जानकारी थी। सड़कों व गलियों के दोनों ओर मिली मकानों की ऊंची दीवारों से ऐसा प्रतीत होता है कि भवन काफ़ी ऊंचे और विशाल रहे होंगे। अधिकांश मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर इस काल में आर्थिक विभाजन भी रहा होगा। मकानों के भीतर की व्यवस्था देखने से पता चलता है कि ये मकान काफ़ी आरामदायक रहे होंगे। मकानों के दीवारों के साथ बनी हुई सीढ़ियों से ऐसा लगता है कि मकान 2 मंजिला भी रहे होंगे। मकानों में कई कमरे होते थे जिनके दरवाजे मकान के बीच में आंगन में खुलते थे। आंगन में कुआं भी होता था। रसोई घर व स्नानागार की भी व्यवस्था मकान में देखने को मिलती है। अब देखिए नालियाँ। मकानों में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं जो मकान के बाहर बने मेन हॉल में जाती। रसोई, स्नानघर व शौचालय का पानी इन नालियों के माध्यम से गली में बने मेन हॉल तक पहुंचता था। ये नालियाँ पक्की बनी हुई थी तथा इनको ईंटों से ढका
जाता था। मकानों में नालियों की व्यवस्था उस काल के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रदर्शन करती हैं। नालियों की इस प्रकार की व्यवस्था हड़प्पा के समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। यह व्यवस्था इन लोगों के उन्नत ज्ञान को दर्शाती हैं। अब देखिए सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है और दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ है। स्नानागार के चारों तरफ 15 फुट चौड़ा बरामदा बना हुआ है जिसमें अनेक कमरे हैं। स्नानागार की व्यवस्था देखने से प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग शायद किसी धार्मिक आयोजन पर सामूहिक रूप से किया जाता था। अब देखिए सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले खंडरों को देखकर अनुमान होता है कि उस समय सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी किया जाता था जिनका उपयोग शायद किसी सभा अथवा उत्सव के लिए किया जाता रहा होगा। मैके के अनुसार यहाँ शहर के व्यापारी एकत्रित होते थे तथा काम के समाप्त होने पर सामूहिक प्रतिभोज किया जाता था। एक अन्य भवन जिसकी लंबाई 230 फीट तथा चौड़ाई 78 फीट है वह किसी कॉलेज जैसा प्रतीत होता है। कुछ विद्वान इसे नगर पालिका का कार्यालय मानते हैं। भवनों की प्राप्ति से प्रतीत होता है कि इन नगरों में काफ़ी रौनक रही होगी तथा नगरों में शासन प्रबंध हेतु कोई विशेष सभा होती होगी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भोजन। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ तथा चावल था। ये लोग घी दूध का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, सूअर आदि भी पालते थे जिससे प्रतीत होता है कि भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। वस्त्र। खुदाई से प्राप्त मूर्तियों तथा खिलौनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्री पुरुष किसी प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इस काल में सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां कमर के नीचे एक प्रकार की लुंगी या लहंगा पहनती थी किंतु सिर पर चादर जैसा कपड़ा उड़ती थी। पुरुष कमर के नीचे कपड़ा पहनते थे तथा ऊपर एक दुशाला उड़ते थे। अब देखिए इस समय के आभूषण। स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। वह गरीब व अमीर स्त्री आभूषण पहनते थे। धनी लोग सोने, चांदी, हाथी दांत तथा हीरे के आभूषण पहनते थे। वहीं निर्धन लोग शंख, हड्डी, मिट्टी व तांबे के आभूषण पहनते थे। स्त्रियां कानों की बालियां, हार, गुलबंद, नुपुट व नथुनी का प्रयोग करती थी जबकि पुरुष हार, अंगूठी, बाजूबंद तथा कड़ों का प्रयोग करते थे। अब देखिए इस समय के मनोरंजन के साधन क्या थे। लोग साधारणतः घर के अंदर ही मनोरंजन की रुचि रखते थे। नृत्य व संगीत मनोरंजन के साधन थे। मुर्गे व बटेरों की लड़ाई भी मुर्गे व बटेरों की लड़ाई जो थी उससे भी मनोरंजन होता था। पत्थर तथा हाथी दांत से बने पासों से भी कई प्रकार के खेल खेलते थे। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। अब देखिए समाज का संगठन। अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कई भागों में विभक्त था जिन्हें हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। विद्वान, योद्धा, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय के आर्थिक जीवन का क्या कुछ प्रभाव था या आर्थिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी। इस सभ्यता के लोग आर्थिक तौर पर काफ़ी संपन्न थे। ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थे किंतु इस काल में व्यापार, व्यवसाय व उद्योगों का अपना अलग ही स्थान था। आर्थिक जीवन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कृषि एवं उद्योग। अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर आधारित था। हल के माध्यम से बैलों की सहायता से खेती होती थी। मुख्य तौर पर गेहूं, जौ तथा चावल की खेती की जाती थी। पशुपालन भी मुख्य धंधा था। कृषि के साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने, औजार व उपकरण बनाने, खिलौने तथा आभूषण बनाने के तथा धातु उद्योग का भी धंधा था। इस काल में सूत कातकर कपड़ा तैयार किया जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक पशुओं के लोग जो थे वे अनेक पशुओं को पालते थे। खुदाई में गायें, भैंस, बैल, सूअर तथा हाथी की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इनके अलावा ये लोग कुत्ते तथा गधे से भी परिचित थे। पशुओं को दूध तथा मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता था।
कृषि कार्यों में तथा यातायात में भी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। धातुओं का प्रयोग, ये लोग कई प्रकार के धातुओं से परिचित थे, जिनमें सोना, चांदी, तांबा, टिन तथा कांसा सम्मिलित है। इन्हें लोह धातु का ज्ञान नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, जो लोहा धातु थी इसका ज्ञान ऋग वैदिक आर्यों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पर भी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी या नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि ऋग्वैदिक काल के आर्य भी लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल के आर्यों ने की थी 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार करने का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। धातु से कृषि यंत्र तथा औजार व हथियार बनाए जाते थे। व्यापार, इस काल में व्यापार बहुत ही उन्नत अवस्था में था। देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्यापार स्थलीय व जलीय दोनों रास्तों से होता था। व्यापार हड़प्पा के लोगों का ईरान, अफगानिस्तान तथा इराक, जिसे मेसोपोटामिया बोलते हैं, इसके साथ व्यापार होता था। माप व तौल, खुदाई में पत्थर के बने बाट प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग तौल के लिए किया जाता था। इनमें कुछ बाट तो इतने बड़े हैं कि उन्हें रस्सी की सहायता से उठाया जाता होगा। छोटे आकार के भी बाट मिले हैं। तौलने के लिए तराजू भी प्राप्त हुई है। इसके डंडी कांसे की है तथा पलड़े तांबे के। लंबाई मापने के लिए फुट यंत्र का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सिप का बना हुआ फुट यंत्र प्राप्त हुआ है, जो 9 भागों में बटा हुआ है। अब देखिए इनका धार्मिक जीवन। इन लोगों के धार्मिक जीवन की जानकारी हमें खुदाई से प्राप्त मूर्तियों, मुहरों तथा ताम्रपत्रों से होती है, जो इस प्रकार है। मातृ देवी की पूजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को अपनी माता के रूप में मानकर मातृ देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे। पूजा में संभवतः बलि का भी प्रचलन था। एक मोहर पर एक देवी का चित्र बना हुआ है तथा एक पुरुष कटार लिए खड़ा है और एक स्त्री हाथ ऊपर किए हुए खड़ी हुई है। शिव पूजा, एक मोहर पर एक ऐसे पुरुष देवता का चित्र अंकित है जिनके 3 मुंह तथा 3 आंखें हैं तथा इसके चारों ओर अनेक पशुओं के चित्र बने हुए हैं। ये पशु शेर, भैंसा, गैंडा व हाथी हैं। अनुमान है कि यह पशुपतिनाथ शिव का चित्र है। लिंग व योनि की पूजा, सिंधुवासी उर्वरक शक्ति के रूप में लिंग तथा योनि की पूजा भी करते थे। खुदाइयों में कुछ ऐसे पत्थरों के छल्ले प्राप्त हुए हैं जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है। पशुओं की पूजा, सिंधुवासी कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानते थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त कई मुहरों पर कुबड़ वाले सांड का चित्र अंकित है। इसके अलावा बाघ की पूजा का भी प्रचलन था। ठीक है। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं वो इसमें हमने सभी विशेषताएं इनकी देख ली। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।